70-72 सालों में जो DAP का रेट पहुंचा था 3,000-3,500 पे, उसी DAP का रेट 3-3.5 सालों में चला गया 10,000 रुपए। जो मेडिसिन पिछले 70-72 सालों में 100 रुपए की हुई, वो अब हो चुकी है जनाब 500 रुपए की। यूरिया मिल रहा है, यूरिया इस तरह हो रहा है कि ट्रेला आता है और उसको साइड पे खड़ा करके 25-2600 रुपए में बेच दिया जाता है। अब इस साल एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, सिर्फ बंदों को दर बदर करके दिया जा रहा, सिर्फ पैसे ज्यादा बटोरने के लिए। आप मुझे बताएं, क्या इस मुल्क में चीनी शॉर्टेज थी, आटे की शॉर्टेज थी, मेडिसिन की शॉर्टेज थी? महंगाई को भी आगे मजीद ब्लैक मेल किया जा रहा है। तो मंडी में रेट लिस्ट के मुताबिक आलू का रेट है 30 रुपए किलो और मंडी के अंदर ही उसको बेचा जा रहा है 40 रुपए किलो। रेट लिस्ट भी सामने पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ने आगाज़ के साथ मैं हूं हमजा हाशमी और मेरे साथ आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के बानी और चेयरमैन राना मोहम्मद ज़फ़र ताहिर साहब मौजूद हैं। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। जी शुक्रिया आपका। राना साहब, महंगाई का तूफ़ान तो जा कुजा, अब महंगाई को भी ब्लैक में बेचा जा रहा है। राना साहब, ये सारे हुकूमती दावे अब कहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनकी जिस्म तो ज़िंदा है लेकिन दिल से ये एक इंतहाई मुर्दा ज़मीर और मुर्दा दिल लोगों का एक हजूम कौम पर मुसल्लत हो चुका है, जिसकी वजह से कौम एक ऐसी महंगाई की दलदल में फंस चुकी है। और महंगाई के ऊपर भी एक जो आपने लफ्ज़ बोला ना कि महंगाई को भी ब्लैक में बेचा जा रहा है, महंगाई को भी आगे मज़ीद ब्लैक मेल किया जा रहा है। मैं पिछले दिनों मुझे मंडियों का विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ तो हैरत हुई कि जो मंडी की रेट लिस्ट थी उससे कमो बेश 25 से 30% ज़्यादा मंडी के अंदर सौदा बिक रहा है। मिसाल तौर मंडी में रेट लिस्ट के मुताबिक आलू का रेट है 30 रुपए किलो और मंडी के अंदर ही उसको बेचा जा रहा है 40 रुपए किलो। रेट लिस्ट भी सामने पड़ी है। मंडी के अंदर प्याज का रेट है 30 रुपए किलो और मंडी के अंदर ही प्याज को उसी जगह पर रेट लिस्ट सामने रख के 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं। चेयरमैन मार्केट कमेटी का वहाँ पे ऑफिस है, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी वहाँ पे ऑफिस रख के बैठा हुआ है, DC साहब की वो सिग्नेचर के साथ वो जो ना डेली बेस पे वो रेट लिस्ट निकलती है। तो ये हालत हो रही है इस मुल्क में, गवर्नेंस का ये आलम है। PTI हुकूमत में गवर्नेंस ऐसी हो रही है। ये तब्दीली बिल्कुल कोई शक नहीं, इन्होंने साबित किया है तब्दीली को कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 70-72 सालों में जो DAP का रेट पहुंचा था 3,000-3,500 पे, उसी DAP का रेट 3-3.5 सालों में चला गया 10,000 रुपये। तब्दीली नंबर 1। जो यूरिया 1400 रुपये का था पिछले 70-72 सालों से पाकिस्तान की तारीख के, वो इन 3.5 सालों में हो गया जनाब 25-2600 रुपये का और मिल फैल नहीं रहा। राना साहब, आपको करेक्ट करता चलूँ, DAP नवाज शरीफ के दौर में 2400 रुपये की थी। वो उसमें वो डाल के ना सब्सिडी डाल के 2400 रुपये की मिल रही थी। मैं ओपन रेट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद सोना जो साबका 70-72 सालों में जो पहुंचा था 50-60 हज़ार रुपये तोले पे, अब वही सोना हो गया जनाब 1.25 लाख रुपए का तोला। तब्दीली देखते जाएं। जो मेडिसिन पिछले 70-72 सालों में 100 रुपए की हुई, वो अब हो चुकी है जनाब 500 रुपए की। तब्दीली देखते जाएं। जो मोटरसाइकिल पिछले 70-72 सालों में था 60-70 हज़ार रुपए का, वो अब हो चुका है जनाब 1.25 लाख का और 125 हो चुका है 1.5 लाख का। ये तब्दीली की अलामात हैं जो हम कौम को बता रहे हैं कि तब्दीली कैसी आई है, आप इसको तस्लीम करें इस तब्दीली को। इसी तरह बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिस चीज़ के ऊपर भी आप हाथ रख के देख लें कि जो कीमत पिछले 70-72 सालों में नहीं बन पाई, इन्होंने इन 3.5 सालों में उसको 100% बढ़ा के ला खड़ा किया। हाँ सर, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब यूरिया जो सा ब्लैक में नहीं मिल रही और किसानों को लाइनों में लग के डंडे खा के यूरिया लेनी पड़ रही है। यूरिया मिल रहा है, यूरिया इस तरह हो रहा है कि ट्रेला आता है और उसको साइड पे खड़ा करके 25-2600 रुपये में बेच दिया जाता है और इसमें सारी मिली भगत है। आप अंदाज़ा लगाओ कि यूरिया की जो प्रोडक्शन है, जो प्लांट सर्दी के महीनों में बंद होते थे, अब वो प्लांट भी चल रहे हैं। जैसे मियाँ वाली वाला प्लांट हो गया, बब्बर शेर वाला हो गया, ये प्लांट पहले सर्दी में बंद हो जाते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। अब पिछले साल यूरिया बना है 12 करोड़ समथिंग बोरी 2020 में, 12 करोड़ 8 लाख। इस साल में तकरीबन कोई 12 करोड़ बल्कि पौने 13 करोड़ बोरी बन चुका है। बिल्कुल ऐसे। अब पौने 13 करोड़ बोरी जो है
मतलब 50-60 लाख बोरी ज़्यादा बनी है पिछले साल की निस्बत। और अब भी जो प्लांट बंद होते थे पिछले सालों में, आजकल में वो प्लांट भी डेली का कोई 70 टन डेली की प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्लांट भी। तो भले वो छोटे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्शन तो ऐड हो रही है ना, यानी 1-2 ज़िलों को तो वो पूरे कहते हैं खाद, लेकिन उसके बावजूद खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा। ये क्या है? राना साहब, हम जब 12 करोड़ बना रहे थे तब हम यूरिया एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब 13 करोड़ में नहीं। ऐसे ही है। उसकी वजह है ना, एक उस वक्त किसी डिसिप्लिन के तहत तो यूरिया जब पिछले साल में जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा था और मुल्क के अंदर भी उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही थी। अब इस साल एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा और सिर्फ बंदों को दर बदर करके दिया जा रहा है, सिर्फ पैसे ज़्यादा बटोरने के लिए। आप मुझे बताएं, क्या इस मुल्क में चीनी शॉर्टेज थी, आटे की शॉर्टेज थी, मेडिसिन की शॉर्टेज थी? मिल रही थी लेकिन छुपा छुपा के दी जा रही थी, महंगी करके। अभी इस टाइम आज पैनाडोल, कालपोल, इस तरह की जो ज़रूरी मेडिसिन हैं जो सर दर्द के लिए या हल्के बुखार के लिए जो लोग लेते हैं, आप चेक करें मेडिकल स्टोरों पे वो नहीं है। राना साहब, इस साल हमारे दर साहब ने कहा है कि कुव्वत ख़रीद बढ़ गई है किसानों की, इस वजह से खाद जो है नहीं मिल रही। हाँ जी बिल्कुल, कुव्वत ख़रीद की बात पर ये लोग सच्चे हैं, क्योंकि पिछले साल इन्होंने देखा कि कौम को बड़ा नफ़ा हुआ, बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो इन्होंने कहा कीमतें डबल कर दो। कुव्वत ख़रीद जो बढ़ चुकी है, इनसे बंदा पूछे, लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, लोग भूख और परेशानी से परेशान होकर मर रहे हैं। भूख अफलास की वजह से मायूस होकर लोग मर रहे हैं। उनके घरों में इतने ज़्यादा ज़राए नहीं है। ये सिर्फ माफिया जो है ना, माफिया जिसके पास अपना सेटअप था, वो सारा मिल मिला के ये काम चला रहे हैं। एक बंदा वो जो जिसके पास स्टॉक है और दूसरा वो जो स्टॉक बेच रहा है। अब जो बंदा दरमियान में नौकरी पेशा आदमी था, जो उसकी नौकरी कर रहा था या जो उसकी देखभाल कर रहा था या जो मजदूरी कर रहा था, मुझे बताओ वो कितने % तबका पाकिस्तान में, वो कहाँ जाएगा? ये तो मान लिया कि स्टॉक वाला भी ऊपर चला गया, जिसने स्टॉक बेचा वो भी ऊपर चला गया, जिसने ब्लैक मेल किया वो भी ऊपर चला गया, जो दरमियान में उसकी दलाली कर रहा था वो भी ऊपर चला गया। जो बंदा इन सारी चीज़ों के साथ नौकरी कर रहा था, जो देखभाल कर रहा था, जो मजदूरी कर रहा था, ये तबका तो मुल्क के अंदर 60% है। वो 60% जब मर जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे? राना साहब, ये कह के जान छुटवा लेते हैं ये कि ये माफिया था। माफिया भी तो इनके फ्रंट मैन नहीं है ना पार्टी के। बिल्कुल, माफिया मुफिया कोई बाहर से नहीं आया, सारे इन्हीं के अपने वजीरों मशीरों के बंदे हैं और जो इनकी छेती ब्यूरोक्रेसी है उनके बंदे हैं। कोई बंदा बाहर से थोड़ा, इंडिया वाले थोड़ा आके यहाँ के आगे ऊपर बैठ के जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, जिसकी ये बार बार मिसाल देते हैं। ज़रा उनको कॉपी तो करो। उन्होंने आपकी मैशत का किस तरह बेड़ा गर्क किया और तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कैसे मारी अपनी मैशत के। अपनी मैशत को तुम किस तरह तबाह कर रहे हो, ज़रा चेक तो करो। इंडिया का मुकाबला करना तो इंडिया के तरीक़ों से करते ना। हाँ साहब, अब इमरान खान तो आए थे ज़राअत को तरक्की देने के लिए। एज आ पार्टी के चेयरमैन और एक आम किसान होने के नाते आप बताएं कि ज़राअत क्या वाकई तरक्की कर रही है? बिलाशुबा जी, इमरान खान साहब तरक्की देने तो आए थे, इसलिए तो तरक्की। बीज के ऊपर टैक्स, मकई का बीज हम सारा इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 17%। आलू के बीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, सब्जियों के बीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, ज़रूरी आलात के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो किसान ट्रैक्टर आप देखें, हमारे पास जो ट्रैक्टर बन रहा है, कीमतें उनकी अपनी मर्ज़ी की और परफॉर्मेंस तबाहकुन। एक सीज़न नहीं निकालता ट्रैक्टर। यही तो तरक्की इमरान खान साहब का वादा था जो उन्होंने सबको दी है, खाली ज़िम्मेदार को नहीं, सबको, सारे तबके को उसने ऐसा रोशनास किया कि सारी दुनिया पाकिस्तान याद करेगा, पाकिस्तान की अवाम इसको मुल्तों याद करेगी कि कोई बंदा आया था। ये इसी का नाम तो तरक्की है कि हर चीज़ के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा के ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। हर चीज़ के ऊपर ये बंदा उस वक़्त बाहर बैठ के कहता था कि जनाब अगर 1 रुपया बिजली महंगी होती तो हुक्मरान चोर है। मुझे बताओ 70-72 साल में बिजली का यूनिट बना था 8 रुपये, इस भाई ने कर दिया 24-25 रुपये, 28 रुपये। चलो अभी तक तो मजीद वो उसके कोर्ट चल रही है ना, लेकिन वो वही होना 28 रुपये। पेट्रोल जो IMF से वादा हुआ था उसके तहत तो 4 रुपये पर मंथ लेवी लगनी थी, इन्होंने हर 15 दिन बाद वो लेवी लगा दी है 4 रुपये। मुझे बताओ इन सारी चीज़ों को, इन सारे हालात का ज़िम्मेदार कौन है? इस सारी बैड गवर्नेंस का ज़िम्मेदार कौन है? इस सारी बददयांती और बदनीति का ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं? अभी ये मरी वाली इंक्वायरी आई, 15 अफसरों को हमने जो है ना वो फ़ारग कर दिया। कहाँ से फ़ारग कर दिया? तुम आज इधर से हटा के कल किसी और जगह लगा दोगे। तुम अपनी ज़िम्मेदारी की बात करो, तुम कहाँ थे?
تم نے وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، تم نے خود نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تم اندھے تھے؟ تم اتنی لمبی تان کے کیوں سو رہے تھے جب تمہیں میڈیا نہیں دکھا رہا تھا کہ ملک کے اندر کیا اشر ہو رہا ہے، عوام مرنے جا رہی ہے، عوام کس دلدل میں جا کے پھنس کے مر رہی ہے؟ اس طرح کی انکوائریاں بنتی رہیں گی، اس طرح کے حالات و واقعات بنتے رہیں گے، ہماری عدالتیں سب انڈین عدالتوں کی طرح فیصلے کرتی رہیں گی۔ جس طرح وہ مسجدیں گرا رہے ہیں، ادھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسجد گرا دی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا بابری مسجد کا، تو ہماری عدالتیں یہاں پر خود ہماری مسجدوں کو گرانے کے فیصلے دے رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ فرق کیا ہے؟ اگر اس طرح کے تم نے فیصلے کرنے ہیں، اگر اس طرح کی تم نے گورننس کرنی ہے، مجھے بتاؤ یہ باڑ کس لیے لگائی گئی تھی؟ ہم تو ایک ہی اپنا رونا رو رہے ہیں، عوام سے کہہ رہے ہیں کہ خدا را آپ ہی سمجھ جاؤ، آپ ہی اپنے گریبان کو جھانکو، اپنے گریبان میں دیکھو کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، ہم کیوں بار بار انہی جو ٹولے بنے ہوئے ہیں ان کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟ یہی ٹولے کبھی نون لیگ میں، کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی پیپلز پارٹی میں۔ اب پیپلز پارٹی والا جو اگر کہے کہ جس کو پنجاب میں علاج کی سہولت نہ ہو وہ سندھ میں آ جائے، تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر کی دیکھ بھال کر کہ تیرے گھر کا اپنا کیا حال ہے اور تیرے سندھ کا اپنا کیا حال ہے، پھر اس کے بعد جس کو تم پنجاب سے بلاؤ اس کو ساتھ ایک مشورہ دو کہ اپنے سارے رفیقوں کو، رقیب جتنے بھی اس کے ہیں گھر والے، ان کو مل کے جائے اور اپنے رقیب کو بھی یہ میسج دے کے جائے کہ میں دوبارہ واپس نہیں آنے والا کیونکہ میں سندھ جا رہا ہوں علاج کروانے کے لیے، اور اپنا کفن بھی اسے کو ساتھ لے کے آئے۔ اتنا اچھا علاج ہے وہاں پر کہ دوبارہ بندے کو سانس لینے کی نوبت نہیں آتی۔ تو کوئی خدا کا خوف کھائے قوم اور ان کو پہچان جاؤ خدا کے واسطے۔ ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ اپنے آپ کو پہچان کر اپنے آپ کو میدان میں اتارو، اپنے اچھے دوستوں کو میدان میں اتارو، آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنو۔ ایک ٹائم آئے گا جب تک اس ملک میں اس پاکستانی کی حکومت نہیں آتی جو پاکستان کا باشندہ ہے، جو پاکستان سے پیار کرنے والا ہے، جو پاکستان کو اوپر دیکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کی عوام کو اس دلدل سے، اس غربت سے، اس مہنگائی سے نکالنا چاہتا ہے، اس وقت تک آپ کبھی بھی خوشحال بھی نہیں ہو سکتے اور ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس ملک کی ترقی کا زینہ صرف ایک ہے کہ ایجوکیشن ملک کی زبان میں ہو، معیشت کا راز اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت وہ ہو، اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کو عام کیا جائے، سیڈ ریسرچ اداروں کو فنڈ دے کر ان سے اچھا سیڈ بنوایا جائے، اور اس طرح کی جو چیزیں جو ملک کی ترقی کو تباہ کرتی ہیں ان کی امپورٹ پر مکمل پابندی لگائی جائے تاکہ ملک خود پروڈیوس کرے، ملک خود ان کو نکالے گا تو ملک کے باشندوں کو اس کا طریقہ آئے گا۔ پہلے 1 2 4 دفعہ غلطیاں ہوں گی لیکن طریقہ آئے گا، لوگ سنبھلیں گے، لوگ آگے بڑھیں گے، لوگ کوشش کریں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے ملک کو اوپر لے کر جانے کا، نہیں تو پھر اس طرح کے بازاری بٹیرے، موسمی بٹیرے آتے رہیں گے اور عوام کو ایک نوسر بازی کا چونا لگاتے رہیں گے، اور عوام انہی کی باتوں میں آ کر ہمیشہ اپنی زندگی برباد کر کے قبروں تک پہنچتی رہے گی۔ تو میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں آگے بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں، آل پاکستان کسان اتحاد میں شامل ہوں، انتخابی نشان بیل گاڑی، اور اس کے پلیٹ فارم سے بلدیات کا الیکشن لڑیں اور اپنی نسلوں کو بھی سنواریں اور ملک کو بھی سنواریں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔